हमारे साथी दीपक जब गुलजार पर किताबी बातें का ये एपिसोड लिख रहे थे तो इंट्रो लिखते वक्त ये सवाल उठा कि क्या लिखा जाए। कौन है जो उनके नाम से परिचित नहीं है या उनके काम से वाकिफ नहीं है। तो तय यही हुआ कि ये नाम ही पर्याप्त इंट्रो है, सीधे शुरू कर दिया जाए। आपको इतना तो पता चल ही गया कि किताबी बातें का हमारा ये एपिसोड संपूर्ण सिंह कालरा उर्फ गुलजार को समर्पित है। आज हमने पढ़ी गुलजार पर लिखी अशोक भौमिक की किताब जीरो लाइन पर गुलजार। इसे छापा है हार्पर कॉलिंस ने। अशोक भौमिक मुल्क के सबसे मशहूर चित्रकारों में से एक है। उन्होंने कई उपन्यास और कहानी संग्रह भी लिखे हैं। इस किताब में गुलजार के जीवन के अलग अलग पहलुओं पर बात हुई है। गुलजार ने देश विभाजन के वक्त धर्म के नाम पर अमानवीय दंगे और मारकाट देखी। बाद में आज़ाद हिंदुस्तान में बड़े होते हुए उन्होंने तमाम सांप्रदायिक दंगे भी देखे। धर्म के नाम पर पनपती राजनीति को देखा और आम जनों को आपस में बंटते लड़ते झगड़ते कटते मरते हुए देखा। इस धर्म के खेल के खिलाफ गहरी घृणा के साथ अपनी नज्म सारे बदन में गुलजार कहते हैं, जहाँ जहाँ मजहब की बिच्छू बूटी छूले वहाँ वहाँ बारिश होती है, फोड़े फूटने लगते हैं, पीप निकलने लगती है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर जिला झेलम का ऐतिहासिक कस्बा है दीना। ये वही दीना है जिसके बारे में गुलजार ने लिखा था, जिक्र झेलम का है बात यही दीने की, चांद पुखराज का रात पश्मीने की। दीना गुलजार की जन्मभूमि है। उनका जन्म यहाँ 18 अगस्त 1934 को हुआ था। इसी जगह उनके बचपन के शुरुआती दिन बीते। यहीं पर उन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपनी माँ को खोया था और एक दिन यहीं के रेलवे स्टेशन से ट्रेन में सवार होकर अपने पिता के साथ दिल्ली चले आए थे, अपने जन्म स्थान को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर। गुलजार का बचपन एक ऐसे बच्चे के धीरे धीरे बड़े होने का वाकया है जहां अकेलेपन की खामोशी का एहसास हमेशा के लिए उनका साथी बन गया। दीना से दिल्ली और फिर दिल्ली से मुंबई उनके साथ ही चला आया। गुलजार बताते हैं कि 1950 में दिल्ली के सेंट स्टीफेंस में दाखिला लेते वक्त उनके भी तमाम सपने थे, जैसे सबके होते हैं, लेकिन फिर किसी वजह से उन्हें मुंबई जाकर उनके भाई साहब के साथ रहना पड़ा। मुंबई में खालसा कॉलेज में उर्दू नहीं पढ़ाई जाती थी, लिहाजा नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। उन दिनों दादर के खालसा कॉलेज के आसपास दिन में भी ज़्यादा चहल पहल नहीं रहती थी और रात में तो वो जगह बिल्कुल ही वीरान रहती थी। गुलजार दिन में या तो अपने कॉलेज में रहते या खालसा कॉलेज में दोस्तों के साथ, और रात होते ही किसी पार्क की बेंच को अपना ठिकाना बना लेते। गुलजार लिखते हैं कि उन दिनों उनका ठिकाना अमूमन 5 गार्डन्स के बेंच हुआ करते थे। गुलजार जैसे कई लोग खुले में रात गुजारने की बजाय दादर रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर के आसपास सोते थे। सो एक रात गुलजार भी वहीं सो गए, लेकिन रात की गश्त पर तैनात पुलिस वाला चौकन्ना था। उसने गुलजार को पहचान लिया और उठाकर भगा दिया। गुलजार को बाद में समझ में आया कि दादर स्टेशन के अहाते में सोने के लिए पुलिस वालों को हफ्ते की अठन्नी देनी पड़ती थी। गुलजार इंटर पास नहीं कर सके थे, लिहाजा 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए जो भी काम हाथ लगता था करते थे। एक मोटर गैराज में अकाउंटेंट का काम किया, वहाँ गाड़ियाँ रंगने के लिए भी आती थी। उस ज़माने में आज के जैसे बने बनाए रंग नहीं मिलते थे, उन्हें बनाना पड़ता था। ये काम चुनौती भरा होता था क्योंकि गाड़ी के जिस हिस्सों को रंगना होता था उसका रंग गाड़ी के ओरिजिनल रंग से पूरी तरह मेल खाना ज़रूरी होता था। बकौल गुलजार, गैराज में काम करते हुए उन्हें सही रंगों को सही अनुपात में मिलाकर परफेक्ट रंग बनाना आ गया था। बाद में एक फिल्मकार के रूप में रंगों से उनकी ये जान पहचान काफ़ी काम आई। फिल्मों में अपने आने को गुलजार एक संयोग ही मानते हैं। गैरेज में काम करने और गैरेज में रहते वक्त वो बराबर पढ़ते लिखते रहते थे। उनका सपना था एक साहित्यकार बनने का और इसीलिए वो इप्टा, PWA और पंजाबी साहित्य सभा से जुड़े हुए थे। इन्हीं दिनों गुलजार के एक दोस्त हुआ करते थे, देबू सेन, जो विख्यात फिल्मकार बिमल राय से परिचित थे। बिमल दा उन दिनों बंदिनी फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे। फिल्म का म्यूजिक दे रहे थे सचिन देव बर्मन और गीत लिखने थे शैलेंद्र को। लेकिन सचिन दा और शैलेंद्र के बीच किन्हीं कारणों से मनमुटाव चल रहा था। बिमल दा को शैलेंद्र की जगह किसी और से गाने लिखवाने थे। देबू सेन एक दिन बिमल दा से मिलवाने गुलजार को ले गए। गुलजार कहते हैं, यकीन मानिए मैं फिल्मों में नहीं आना चाहता था, फिल्मों के लिए गाना लिखना तो कभी भी नहीं चाहता था। बकौल उनके वो मुलाकात उन्हें आज भी याद है। बिमल दा ने बांग्ला में देबू से पूछा था, ये सज्जन सरदार हैं, वैष्णव कविता के बारे में क्या जानेंगे? देबू ने बिमल दा को बीच में रोकते हुए कहा था, गुलजार बांग्ला समझता है। शुरुआती बातचीत के बाद बिमल दा ने उन पर भरोसा किया और इस तरह फिल्मों में उनका सफ़र शुरू हुआ।
बंदिनी के गीतों को उस वक्त बहुत तारीफें मिली। इसी दौरान सचिन दा और शैलेंद्र के आपसी संबंध सुधर गए और गुलजार साहब को फिर से काम तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा। जहां से चलकर वो गीतकार बने थे, फिर वहीं लौटना उनकी मजबूरी बन गई। गुलजार ने इन्हीं हालात को अपना भाग्य भी मान लिया था, पर यह बात बिमल दा नहीं मान पाए। इतने अच्छे गीत लिखने के बाद किसी की नौकरी चली जाए, ये बात उन्हें जमी नहीं। उन्होंने गुलजार को फिर बुलाया और बोले, फिल्मों में गीत लिखना अच्छी बात है, पर फिल्म एक निर्देशक का माध्यम है। तुम फिल्म बनाने पर ध्यान दो, कल से मेरे असिस्टेंट का काम करो। और हाँ, तुम्हारे जैसे कलाकार के लिए गैराज सही जगह नहीं है। गुलजार लिखते हैं कि मुंबई में इससे पहले इतना सम्मान और प्यार उन्हें किसी ने नहीं दिया था। इसी किताब में हमें पाकिस्तान के मशहूर अफसाना निगार अहमद नदीम कासमी का भी जिक्र मिलता है, जिन्हें गुलजार प्यार से बाबा पुकारते थे। गुलजार ने अहमद नदीम कासमी के गुजरने पर एक भावुक श्रद्धांजलि लिखी थी। अहमद नदीम कासमी को गुलजार बहुत पहले से जानते थे। कासमी उर्दू की एक मशहूर पत्रिका नकूश के संपादक थे। कासमी खुद बहुत अच्छे कहानीकार थे। वो उन विरले लोगों में से हैं जिनका पद्य और गद्य दोनों पर समान रूप से अधिकार रहा था। उनकी कहानियां जितनी उम्दा है, उतनी ही शानदार उन्होंने गज़लें और नज़में लिखी हैं। एक बार लाहौर से कासमी साहब ने अपने एक रिश्तेदार के हाथों गुलजार के लिए एक खत भेजा। इस खत में उन्होंने गुलजार की तारीफ करते हुए लिखा था कि वो काफ़ी समय से गुलजार की नज़में पढ़ रहे हैं। इसी खत के ज़रिए कासमी साहब और गुलजार के बीच एक रिश्ते की ऐसी नींव पड़ी कि ये रिश्ता आखिरी वक्त तक कायम रहा। गुलजार ने बाबा पर कई नज़में लिखी। उनके इंतकाल की खबर मिलने पर एक कविता लिखी और फिर एक मरसिया भी लिखा, जिसका मजमून था, मैंने सोचा था मसीहा जो ज़माने को शफा देता है, वो जो सहलाता है सब वक्त के दर्द और मिटा देता है, आज लाहौर में वो मेरा मसीहा अपने ही जिस्म से मसलूब हुआ। खोने का एहसास गुलजार की रचनाओं में जगह जगह दिखता है। विमल राय के चले जाने का गुलजार पर कितना गहरा असर पड़ा था, इसके बारे में लिखते हुए वो सहज रूप से इसे अपने पिता की मृत्यु के साथ जोड़कर देखते हैं। दरअसल जब दिल्ली में उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी, उन दिनों वो विमल दा के सहायक के रूप में मुंबई में काम कर रहे थे। गुलजार के बड़े भाई साहब जो मुंबई में रहते थे, खबर पाते ही हवाई जहाज से दिल्ली पहुंच गए थे। गुलजार को ये खबर दिल्ली के किसी पड़ोसी से कई रोज बाद मिली। खबर पाते ही वो तुरंत ट्रेन से दिल्ली के लिए निकल गए। गुलजार लिखते हैं, मैंने अपने पिता का दाह संस्कार नहीं किया था, सो पिताजी मरकर भी मेरे लिए जी रहे थे। इसके बाद 5-6 बरस बीत गए। विमल दा अपने आखिरी सफ़र पर थे। धीरे धीरे कैंसर उन्हें ख़त्म कर रहा था। इस पूरे दौर में गुलजार उनके करीब रहते थे। विमल दा को उनकी प्रिय स्क्रिप्ट अमृत कुंभ भी पढ़कर सुनाते थे। 8 जनवरी 1966 को जब विमल दा का निधन हुआ तो गुलजार ने लिखा, हमने उनका दाह संस्कार किया तो उनके साथ मैंने अपने पिता का भी दाह संस्कार कर दिया। गुलजार का लिखा, गुलजार का बोला हमेशा हमेशा हमें समृद्ध करता रहेगा। चलते चलते हम आपको गुलजार की एक सुंदर नज़्म सुनाते हैं। अपनी मर्जी से तो मजहब भी नहीं उसने चुना था, उसका मजहब था जो माँ बाप से ही उसने विरासत में लिया था। अपने माँ बाप चुने कोई ये मुमकिन है कहाँ, उस पे ये मुल्क भी लाजिम था कि माँ बाप का घर था इसमें। ये वतन उसका चुनाव तो नहीं था, वो तो कल 9 ही बरस का था। उसे क्यों चुनकर फिरका वाराना फसादात ने कल कत्ल कर दिया।